हाँ, हाँ।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था क्लास है वो रिवीजन क्लास डिक्लेयर की थी। सर आपके माइक से डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा आ रही है, समझ नहीं आ रही बात। अभी सही हो गया? यस सर, थोड़ा सा बेहतर। अभी मेरे ख्याल से सर जब वो आप थोड़ा सा नॉब हिलाते हैं ना तब वो ज़्यादा हो जाता है। अगर स्टेबल रहे ना हैंड फ्री या हेडफोन तो काम आता है। अभी ठीक हुआ है? यस सर, बेहतर है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आज की क्लास हमारी रिवीजन क्लास है, तो इंशाल्लाह जो कमिंग ट्यूसडे है इस पे हम मिड टर्म आप लोगों का लेंगे विद इन क्लास। तो जो भी आपको मैंने लास्ट क्लास में डिक्लेयर कर दिया था कि आज हम रिवीजन करेंगे, तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन जो कुछ चीज़ें अभी तक अभी हमने पढ़ी हैं वो आप पूछ लें। कोई भी क्वेश्चन किसी का है तो। सब क्लासेस किसने ली हैं अभी तक? कोई भी क्लास किसने नहीं छोड़ी? हैंड रेज करें। ओके, गुड। आप लोगों के क्वेश्चन जिन्होंने सब क्लासेस ली हैं उनके पहले देख लेते हैं कि अगर उनका कोई क्वेश्चन है, और अदरवाइज़ बाकी लोग भी जो भी हैं आप पूछ सकते हैं जो भी आपने सवाल पूछना है। सर जी जी। सर मेरा वो क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन के रिलेटेड। जी जी। सर जब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी उसमें आपने फिर एंड पे जैसे ये ट्री और फिर रैंडम फॉरेस्ट ट्रीज बना वो भी आपने एक्सप्लेन किए थे, तो वो मेरे ख्याल से उसमें से खुद इतना हमने कवर भी नहीं था कि उनके रिलेटेड, और मुझे कुछ उनकी इतनी कुछ समझ में नहीं थी आई, तो क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉर रैंडम फॉरेस्ट ट्री? अच्छा, ये रिग्रेशन में अभी हमने पढ़े हैं, रैंडम फॉरेस्ट और डिसीजन ट्री। क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़े अभी। रिग्रेशन मॉडल्स के हमने पढ़े हैं, तो आप रिग्रेशन के ये हवाले से ही पूछ। किस इसमें तो हम प्रिडिक्ट ही करते हैं ना ट्रीज के थ्रू, जी जी। फिर तो ये क्लासिफिकेशन ही हुई एक तरह की। नहीं, ये क्लासिफिकेशन देखो ना, प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि हम वैल्यू प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फॉर यस एग्जांपल आप कहते हैं, जिस तरह वो जो हमारी एग्जांपल थी उसमें कह रहे थे कि इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो तो सैलरी कितनी होनी चाहिए, यस ठीक है। सर। तो सैलरी की तो इतनी बेशुमार एक पूरी रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं जिसमें से कुछ भी हो सकता है किसी की 30,000 आए, किसी की 80,000 आए, किसी की 50,000 आए। तो ये और वो एक कॉन्टीन्यूस रेंज है। तो इस चीज़ को क्लासिफिकेशन नहीं कहते। क्लासिफिकेशन ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें हम कहते हैं कि यार ये मेल है या फीमेल है, ये इसको ये पॉजिटिव, जिस हम मेडिकल डायग्नोसिस में टेस्ट करते हैं कि ये इन सिम्टम्स पे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह हम यस कहते हैं सर। कि ये सेंटिमेंट एनालिसिस है, तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव कमेंट है, न्यूट्रल कमेंट है या नेगेटिव कमेंट है। तो इसमें आपको ये कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, इसमें दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ आ रहा है? यस सर।
सैलरी इसमें, ये सैलरी को तो नहीं आप कह सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या इसको नो बीमारी सर। है या नहीं है ना? यस सर। तो ये जो चीज़ है जिसमें हम किसी एक कैटेगरी के ऊपर मैप करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। ये फ़र्क समझ आया दोनों चीज़ों में? यस सर। तो वो जो हम पहले चीज़ें कर रहे थे वो जो से रिग्रेशन मॉडल्स जो होते हैं वो प्रिडिक्शन के लिए होते हैं, कि हम डिफरेंट वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो आपका सवाल है। यस सर, वो सही है, जो रैंडम फॉरेस्ट ना उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसकी मुझे कोई इतनी सही समझ नहीं थी आई। अच्छा अच्छा, मैं कर देता हूँ। वैसे मैंने ये लास्ट क्लास में भी उसने पूछा था, ये फैज़ान ने, उस वक्त भी मैंने क्विकली एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं दोबारा इसको कर देता, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सर। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं लीनियर। तो लीनियर ऐसी चीज़ होती है जो कि एक स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन के ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैप हो जाए, फिर उसी को हम पोलिनोमियल कहते हैं। ये इंटरेस्टिंगली, ये जो मैंने अभी स्लाइड खोली है, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसके अंदर आपकी मोर और लेस रिग्रेशन सारी क्विकली कवर हो जाएगी। ये नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स की हम एक क्विक समरी यहाँ पे देख लेते हैं। ये तीन थे हमारे लीनियर के: सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है? यस सर। इसको अगर ग्राफिकली समझाना ज़्यादा आसान है, इक्वेशन से सारे लोग डर ही जाते हैं, तो पहले आप इसको ग्राफिकली देखें। दिस इज एन एब्सोल्यूट स्ट्रेट लाइन, नज़र आ रही है? यस सर। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। आप इन डाटा पॉइंट्स को देख रहे हैं, यस सर। ये इन स्ट्रेट लाइन काफ़ी हद तक रीजनेबली इन डाटा पॉइंट्स को कवर कर रही है। अब अगर मैं ये कहता हूँ, अब प्रिडिक्शन का मामला देखें कि ये स्ट्रेट लाइन प्रिडिक्शंस एक्चुअली कर रही है। अगर मैं कहूँ कि इस जगह पे x1 की जो वैल्यू है, इस जगह पे y की क्या वैल्यू होगी, तो मैं यूँ सीधा ऊपर जाऊँगा और मैं कहूँगा कि यार ये वैल्यू है, ये प्रिडिक्शन होगी। एक क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x इस केस में क्या है? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। वेरिएबल। तो x की इस वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी प्रिडिक्शन है। ये लाइन ये सजेस्ट करिए। एक और साहब आते हैं, वो कहते हैं कि यार x की ये वैल्यू पे क्या होगा, तो हम इधर चले जाते हैं। तो ये लाइन जो है ये हमें बड़े आराम से बता देगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम कर क्या रहे होते हैं, हम ये वाला कोफिशिएंट डिटरमिन कर रहे होते हैं और ये वाला कोफिशिएंट डिटरमिन कर रहे होते हैं, ये दो कोफिशिएंट, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें एज इनपुट मिलेगी। x की वैल्यू 25 अगर मिल गई तो x की वैल्यू को तो हमने एडजस्ट नहीं ना करना, ये इनपुट होगी। ये दो कोफिशिएंट्स हैं जो कि एडजस्ट हुए होंगे। बी नॉट क्या है? बी नॉट ये जगह है जहाँ पे कि इसने वाई एक्सिस को टच करना है, से ये जगह, इस जगह का नाम बी नॉट है। ठीक है? कोई अगर ये लाइन लगाता है तो बी नॉट यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, दूसरा B1 जो है वो स्लोप है। ये जो स्लोप होती है ना, लाइन की स्लोप पढ़ी है ना आपने? यस सर। ये स्लोप है। दिस इज स्लोप एंड दिस इज वाई इंटरसेप्ट। ठीक है? यस सर। तो मैथमेटिकली ये चीज़ है। अच्छा, ये हमें इनपुट मिलेगी। इस इनपुट को जो भी स्लोप कैलकुलेट हुई है और जो भी वाई इंटरसेप्ट हमने कैलकुलेट किया है उसके अंदर ये वैल्यूज़ को, ये मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगी और फिर ये प्रिडिक्शन हो जाएगी। तो जहाँ डाटा पॉइंट्स इस तरह के हैं वहाँ पे हमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमें बेहतरीन नज़र आ रही है। तो एक बड़ी अच्छा और आसान तरीका ये हो सकता है कि हम क्या करें, हम अपने इन डाटा पॉइंट्स को प्लॉट करके देख लें। हमने प्लॉटिंग का कोड देखा था ना, प्री प्रोसेसिंग में भी और बाकी जगहों पे भी हमने देखा बार बार। तो अगर हम इन डाटा पॉइंट्स को प्लॉट करके देख लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि यार ये एक स्ट्रेट लाइन से ऐसी इस तरह की लाइन कोई भी ड्रॉ कर लेंगे, जिस तरह की इस वक्त ये ब्लू लाइन ड्रॉ हुई है या ये मस्टर्ड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, इसके थ्रू हमें समहाउ पता लग जाएगा कि हम
कौन सी लाइन लगाएंगे, एक छोड़ दें कौन सी लाइन को, कम से कम ये पता लग जाएगा कि एक स्ट्रेट लाइन इस डाटा की अच्छी रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है। ठीक होगी ये बात? वो कौन यस सी सर। स्ट्रेट लाइन है वो सिस्टम डिटरमिन करेगा खुद ही। अच्छा, ये एक और तरह के डाटा पॉइंट्स हैं। इन डाटा पॉइंट्स के अंदर अगेन हमारे पास वही लाइन आ रही है, y इज इक्वल टू बी नॉट बी वन एक्स वन। ठीक है, तो अगर इस डाटा को हमने प्लॉट किया और इसके ऊपर हम ये लाइन लगा रहे हैं तो ये भी लाइन हमें ठीक लग रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन इसके ये जो ट्रेंड जा रहा है, एक्चुअली ये ट्रेंड कुछ इस तरह से जा रहा है ना, यस सर। यूं करके गोल 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 करके ऊपर को जा रहा है। तो अब जैसे जैसे हम यहाँ से आगे जाएंगे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। देख रहे हैं आप, आगे यस आगे सर। और बढ़ जाएगा। इस लाइन ने, स्ट्रेट लाइन ने इधर को ही जाई जाना है, जबकि डाटा ऊपर को ग्रो कर रहा है। तो ये वाले जो डाटा एलिमेंट्स हैं इनको फिर अगर हम स्ट्रेट लाइन से कैटर फॉर करने की कोशिश करेंगे तो जैसी मर्जी लाइन लगा दें स्ट्रेट लाइन, इसने कुछ गड़बड़ मचानी ही मचानी है। ये इतना एक्यूरेटली इस डाटा को डिटरमिन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फिर स्ट्रेट लाइन वाली सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है वो इनसफिशिएंट हो जाती है। क्लियर हो गया? यस सर। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कर्व्ड लाइन वाली कोई रिग्रेशन लाइन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ पॉलिनोमियल रिग्रेशन कहलाती है। इस सूरत में हमारे पास अगेन वेरिएबल एक ही है। वेरिएबल क्या है? एक ही। एक ही सर। है। लेकिन हम उस वेरिएबल को के एक्सपोनेंट्स को बढ़ाई जाते हैं, x1 स्क्वायर, x1 क्यूब, x1 4, x1 5, जितना भी हम आगे ले जाना चाहें वो हम कर सकते हैं, और हर एक के साथ नया कोफिशेंट। तो b1 x1, b2 x2, x1 स्क्वायर प्लस b3 x1 क्यूब भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो आप ये देख रहे हैं कि x1 ही है सब में। तो अगेन इसके अंदर भी जो हमारा डाटा होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि ये x है और ये y है। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल आ गई 10, तो यहाँ पे 10 नहीं आएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी 100, x का स्क्वायर ले लिया ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 1000। तो एक ही वेरिएबल से ये इक्वेशन बनेगी, और हम इसमें भी ये जो चीज़ इनपुट आएगी, x की जो भी वैल्यू इनपुट आएगी, यहाँ पे भी वही इनपुट चलेगी, यहाँ पे भी वही इनपुट चलेगी। तो स्क्वायर और क्यूब उसी वैल्यू का हमने लेना है। अगेन यहाँ पे भी वो जो हमारे रिग्रेशन का एल्गोरिदम है वो क्या कर रहा होता है, वो इन कोफिशिएंट्स को ट्यून कर रहा होता है कि ये b1, b2, b3 और b0 ये क्या होने चाहिए कि ये डाटा पॉइंट्स को अच्छे तरीके से ये लाइन कवर करना शुरू कर दे। तो पोलिनोमियल रिग्रेशन जो है वो इस तरह से चलती है। ये भी समझ आ गई? यस सर। गुड, हो गया, आगे चलें। तो इसकी ये इक्वेशन बन जाती है b0 b1 x1 x2 x1 x1 स्क्वायर x1 क्यूब x1 4 5 जितने n तक आप ले जा सकते हैं। तो जहाँ पे आपकी ये लाइन सेट हो जाती है, कम से कम में ऑब्वियसली हमने से x क्यूब तक सही हो जाती है लाइन, उसका एरर तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो गुड इनफ हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएंगे। इसके बाद ये तीन चीज़ें थी जो कि हमने पढ़ी थी नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक हो गया? इसमें एक सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन थी, दूसरी डिसीजन ट्री थी, तीसरी रैंडम फॉरेस्ट थी। तो सपोर्ट वेक्टर के अंदर हमने कहा था कि हम सपोर्ट वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वेक्टर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये या तो लाइंस होती हैं, 2 डायमेंशंस में ये लाइंस होंगी, 3 डायमेंशंस में ये प्लेन होंगी, और हायर डायमेंशंस में हाइपर प्लेन्स होंगी, जो कि हम ड्रॉ करके फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो रिग्रेशन लाइन है वो
अप्रोप्रिएट बन जाए। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया था कि ये जो आपको हर चीज़ का कोड मैंने शेयर किया हुआ है ना? यस सर। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो हमारा ये हमने डाटा कौन सा था इसमें भी, पोजीशन अंडरस्कोर सैलरीज ही थी, है ना? यस ये सर। बंदे वही वाला था डाटा के सैलरी उसकी जो है वो डिटरमिन करनी है डिपेंडिंग अपॉन द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या स्केल उसका कौन सा है उसके मुताबिक। तो एनीवे इसमें ये था कि ये प्री प्रोसेसिंग के बारे में था कि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कि स्केलिंग जो है वो समटाइम्स मॉडल के अंदर ही होती है, समटाइम्स मॉडल स्केलिंग नहीं कर रहा होता डाटा की। तो इसमें SVR जो है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, ये बाय डिफ़ॉल्ट डाटा की स्केलिंग नहीं कर रहा होता। तो फिर हम इस केस में स्केलिंग कर लेते हैं और स्केलिंग के बेस पे फिर हम ये 6.5 ईयर्स हमने इसमें दिया और उसके बाद उसकी प्रिडिक्शन की। तो ये जो पूरी चीज़ है ये इसमें आप अगर कोड में देखें तो कौन एक्सप्लेन करेगा ये इतना लंबा क्यों हो गया? हम तो आराम से रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट करते थे, हम इतना रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट करते थे और यहाँ पे वो वैल्यू 6.5 दे देते थे। ये क्यों हो रही है इतनी लंबी लाइन? ये जो नीचे रेड कलर में पूरा ये लिखा हुआ है इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? यही सवाल आ जाना मिड टर्म में। मायम यस सर। दे जवाब। जवाब ये लिखा हुआ है यहीं सर, मिड टर्म में मैं यही रेड वाला लिखा हुआ है, आप खुद ही समझ लीजिएगा। सर ये है 6.5 को भी स्केलिंग कर रहे हैं, उसकी स्केल कर रहे हैं। फिर अब देखो हमने जो वैल्यू यस निकालनी सर, मैं है। बताऊँ जी जी बताएं। सर। जब हमने डेटा को स्पेशली स्केल करना है ना तो सर वैल्यूज में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल -3 to +3 में की रेंज में आ जाएगा। अगर हम इसको तो ठीक। जब हम उसकी प्रिडिक्शन करेंगे ना तो वो भी इसी तरह प्रिडिक्ट कर रहा होगा। तो हम इसके मीनिंगफुल वैल्यू देने के लिए फॉर एग्जांपल क्या प्रिडिक्ट किया उसकी वेरी असली गुड, वैल्यू जो है वेरी वो गुड। हमें दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ क्योंकि देखो इसकी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ये क्या लिखा हुआ है? 17,370। 170,370 ये वैल्यू आ रही है ना? तो यस सर। बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर हम इसको स्केल कर देते हैं तो ये इस तरह प्लॉट हो जाता है। तो ये प्लॉट हो गए -1 -2 -3 इस तरह से, अगर और ये +1 +2 +3 इस तरह से चला जाता है और इधर भी कुछ इस तरह से चला जाता है। तो होगा क्या? होगा ये कि हमारा जो आंसर आएगा, अगर मैं इसको सिंपली रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट कर देता हूँ तो आंसर आ जाए फॉर एग्जांपल 1.37। तो मैं कहूँगा 6.5 साल एक्सपीरियंस मैंने इनपुट किया है, ये 6.5 6.5 मैंने इनपुट दिया है, तो उसने मुझे 1.37 आउटपुट दे दिया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत सलत हो जाएगा। मैं कहूँगा इतनी थोड़ी सैलरी मैं उसे दूंगा। तो इसमें हम ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम, आप ये देखें इस पोर्शन के अंदर, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर पहले हम SC_X को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसके अंदर, 6.5 को स्केल डाउन करो, जो भी वैल्यू बनती है उस पर लेके आओ। फिर रिग्रेसर को दे रहे हैं कि अच्छा अब तुमने तो वो -1 से लेके 1 तक या -3 से लेके 3 तक, जहाँ तक भी तुम चले हुए हो उससे लेके तुमने ये वैल्यूज़ वो प्लॉट की हुई हैं, तो तुम ऐसा करो कि तुम इसको उन्हीं वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग तुम लेके जाओ डाउन
और फिर उसके मुताबिक तुम इसे प्रिडिक्ट करो। वो प्रिडिक्टेड वैल्यू जिस तरह अभी हमने लिखी क्या आई थी, 3.2, अगर से ये आ गई तो 3.2 को फिर हम कहेंगे कि इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करो। जो कुछ इससे प्रिडिक्ट किया है जो कि 3.2 था उसको इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करो और वापस वो बड़ी वैल्यूज़ जो 20,000 से लेके 150,000 तक थी या 180,000 तक थी उसके अंदर इसे लेके आओ, तो वो फिर 170 समथिंग लेके आया। तो ये सारी चीज़ इस तरह से चल रही है। तो जहाँ पे आपको क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली स्केलिंग करनी पड़े वहाँ पे आपने फिर जब प्रिडिक्ट करना है तो प्रिडिक्ट करते वक्त भी आपने स्केल पहले करना है और फिर वापस जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा प्रिडिक्शन का, उसको वापस इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करना है ताकि आप एक्चुअल वैल्यू को गेट कर सकें। जी पूछें क्वेश्चन। सर जो मॉडल्स खुद ही डेटा को कर देते हैं स्केल, जिनकी कैपेबिलिटी होती है, अगर हम खुद ही एक्सप्लिसिटली भी स्केल कर दें तो उस पर कुछ रिजल्ट्स पे कोई इफेक्ट होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उस पर इफेक्ट होगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्केल हुए होंगे ना, तो वो उसको स्केल करेगा तो वो कुछ भी ख़ास नहीं करेगा। जो आपकी स्केलिंग ने किया होगा वो चीज़ ही सस्टेन कर देगी क्योंकि आपने एक्सप्लिसिटली स्केल कर दिया होगा, तो उसका स्केलर जब देखेगा इस चीज़ को तो वो उस डाटा को मोर और लेस वैसे ही सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी आ रही है। यस सर, आप ठीक है। स्केलिंग जो है जब हम एक्सप्लिसिटली स्केलिंग कर देते हैं ना, तो उसके बाद भी अगर आप स्केलर को दे देंगे तो स्केलर की इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि उसने वैल्यूज़ को एक खास रेंज दोनों की वैल्यूज़ को कंपैटिबल बना देना। ठीक है, तो वो अगर ऑलरेडी कंपैटिबल बनी होंगी तो वो स्केलर चलेगा तो वो उनमें बड़ा नेग्लिजिबल सा फ़र्क लाएगा, वो तकरीबन वही वैल्यूज़ ही रहेंगी, वो मोरलेस कुछ भी नहीं करेगा। तो एक्सप्लिसिटली स्केल कर देना भी कोई ख़तरनाक बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ें अब आप समझते हैं कि ये चीज़ें आप लाइब्रेरी से या हेल्प से जाके देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन है कि क्या इस केस में स्केलिंग करने की ज़रूरत है या नहीं है। और एक आसान बात ये हो सकती है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट बग़ैर स्केलिंग के उसे चलाएं, और अगर बड़े ही वियर्ड रिज़ल्ट आ रहे हैं तो आपको ये बात पहले जो आपके ज़हन में चीज़ आनी चाहिए वो यही आनी चाहिए कि यार ये मुझे लगता है कि इसमें स्केलिंग इसका पार्ट नहीं थी। अगर आपको से नहीं पता लग रहा तो वो ये एक आपका काइंड ऑफ प्रोसेस, आप बड़ी रॉ फॉर्म में अगर आप बड़े नाइव होके इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर ये पॉसिबिलिटीज़ आप देख सकते हैं कि लेट्स नॉट डू एनी काइंड ऑफ स्केलिंग। जो लाइब्रेरी है उसको गेट करते हैं और सिंपल सिंपल प्रिडिक्शन अप्लाई करते हैं, जो भी एल्गोरिदम अप्लाई करना है वो करते हैं। और अगर वैल्यूज़ ठीक नहीं आ रही तो फिर आपका पहला जो शक है वो इसी पे जाना चाहिए कि शायद डाटा स्केल करके ये बेहतर हो जाए। ठीक है, और इन अदर यस सर। वर्ड्स आप ये कर सकते हैं कि हमेशा आप स्केल कर लें और फिर आगे चलें। अच्छा, जो आप रैंडम फॉरेस्ट की बात कर रहे थे ना, सवाल सब पहले भी पिछली क्लास में पूछा गया और आज भी वो सवाल की तरफ अब हम आ रहे हैं, और उसी दौरान में हमारी फॉर्चुनेटली रिग्रेशन रिवाइज हो गई है तकरीबन सारी। डिसीजन ट्री जो है ये अगर समझ आ जाता है तो फिर इसी की बेस पे रैंडम फॉरेस्ट काम करता है। पहली बात आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए सर आपने अगर रैंडम फॉरेस्ट समझना है ना तो इसको ध्यान से समझें। ये समझ आ जाएगा तो इसी तरह के ये एक यूनिट है, इस तरह के कई यूनिट्स हम लगा देंगे। ट्री और फॉरेस्ट में यही होता है ना कि ट्री अकेला होता है और फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होंगे, इसीलिए इसको फॉरेस्ट कहते हैं ना। यस सर। समझ आ गई? इसलिए आपने डिसीजन ट्री को अच्छे तरीके से भी समझना है। जब ये समझ आ जाएगी तो कोई मसला नहीं होगा कि आपको रैंडम फॉरेस्ट ना समझ आए। अच्छा, अब ये डाटा आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी हमने लीनियर रिग्रेशंस पढ़ी सारी के जी, लाइन सीधी लगा लें, लाइन कर्व लगा लें, मल्टीपल पैरामीटर्स होंगे तो जी हम वो
जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन नहीं इस्तेमाल करेंगे, उस केस में हम कौन सी रिग्रेशन इस्तेमाल करेंगे? सॉरी सर, क्या पूछा आपने? कौन से सिनेरियो में? जब हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हों डाटा में, तो फिर कौन सी रिग्रेशन इस्तेमाल करेंगे? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो अगर एक ही एट्रीब्यूट होगा तो फिर उस केस में हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर या पॉलिनोमियल, ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो भी हम डाटा का ट्रेंड देख के हमें पता लग जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन पे मैप होता है कि नहीं होता। अच्छा, ये डाटा तो कहीं से भी हमें किसी एक लाइन कर्व्ड, जितनी मर्जी हम लाइन को कर्व करें क्या करें, ये डाटा हमें उस पर प्लॉट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है ना। इस तरह से काफ़ी रिलेटिवली यूनिफॉर्म इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, हर अच्छा। जगह पे ये डाटा स्प्रेड हुआ है। तो इसको, लेकिन एक दूसरी चीज़ जो इसमें हमें नज़र आ रही है वो ये छोटे छोटे क्लस्टर्स नज़र आ रहे हैं, है ना। यस सर। ये ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है, इस तरह से हमें ये क्लस्टर्स नज़र आ रहे हैं। तो इन क्लस्टर्स को अगर हम सामने रखते चलें तो ये क्या करता है, डिसीजन ट्री डाटा पॉइंट्स को प्रोसेस करके और उनके अंदर स्प्लिट्स को डिफाइन करता है कि ये एक एक स्प्लिट ये डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल इसने एक्स वेरिएबल x1 और x2 हम कह रहे हैं x और y की बजाय, तो x1 वेरिएबल के ऊपर इसने एक स्प्लिट डिफाइन किया है कि इससे आगे वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं ये डिफरेंट हैं और इससे पीछे वाले जो ये डाटा पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं ये डिफरेंट हैं, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स फ़र्क हैं और इनके फ़र्क हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये मज़ीद स्प्लिटिंग करता है। उस स्प्लिटिंग में सेकंड स्प्लिट जो इसने किया वो ये वाला किया। इस स्प्लिट में ये डिफाइन कर रहा है कि ये डाटा पॉइंट्स डिफरेंट हैं और ये नीचे वाले सारे डाटा पॉइंट्स, ये सारे के सारे जो कि स्प्लिट 4 में भी हैं और इसमें भी हैं, ये सारे डिफरेंट हैं। उसके बाद ये कहता है कि मैं एक और स्प्लिट डिफाइन करता हूँ जो कि x2 पे है, ये वाला जो कि सिर्फ स्प्लिट 1 के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो स्प्लिट 1 के दो हिस्से इसने कर दिए हैं। उसके बाद ये एक और स्प्लिट कर रहा है जो कि अगेन x1 पे कर रहा है और इस स्प्लिट 2 के अंदर जो इसने ये दो पोर्शंस बनाए थे इसमें नीचे वाले पोर्शन को ये फर्दर स्प्लिट कर रहा है। ये जो स्प्लिटिंग है इसकी अंडरलाइंग थ्योरी अभी हमने नहीं पढ़ी। ये जब हम क्लासिफिकेशन में डिसीजन ट्री पढ़ेंगे उस वक्त हम इसके अंडरलाइंग थ्योरी भी पढ़ लेंगे। ये इंफॉर्मेशन गेन से ड्रिवन चीज़ है कि एंट्रोपी वगैरह फाइंड करते हैं। एंट्रोपी वगैरह फाइंड करते हैं, एग्जैक्टली। तो जिन लोगों ने डाटा माइनिंग पढ़ी है उनको ये बात समझ आ रही होगी कि एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन की बेस पे ये स्प्लिट्स हम डिफाइन करते हैं। वो हम इस क्लास में भी, अपने कोर्स में भी थॉरोली, जब हम डिसीजन ट्री क्लासीफायर पढ़ेंगे उस वक्त हम इस सारी चीज़ को थॉरोली डिस्कस भी कर लेंगे। अच्छा, फॉर एज ऑफ नाउ हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि दीज आर द स्प्लिट्स। दीज स्प्लिट्स आर बेसिकली compartmentalizing similar that objects in one category or in one cluster, ठीक है। तो ये इस तरह से इनको ग्रुप करी जा रहा है। ये इस वक्त सिस्टम ये समझ रहा है कि ये सारे एक तरह के हैं, ये सारे एक तरह के हैं, ये सारे एक तरह के हैं और इसी तरह बाकी सब। ये पहली बात है जो कि डिसीजन ट्री करता है। ये सब कुछ करने के बाद इस चीज़ को ये ट्रांसफॉर्म कर देता है एक ट्री में। अब आपने इस ट्री की फॉर्मेशन समझनी है। पहला स्प्लिट आपको, ये ट्री के पहला जो रूट है वो कहाँ पे नज़र आ रहा है? जो फर्स्ट स्प्लिट होगा ना आपका, फर्स्ट स्प्लिट दैट विल फॉर्मुलेट द रूट। फर्स्ट स्प्लिट किस एट्रीब्यूट की बेस पे है? x1 की बेस पे या x2 की बेस पे? x1 की बेस पे। x1 की। इसमें जो दो पोर्शंस में इसने डिवाइड किया है, एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है। किस बेस पे किया है? x1 की क्या वैल्यू है? 20 तो इस साइड पे क्या वैल्यू होगी? लेस देन 20 इस साइड पे ग्रेटर देन 20। दिस इज व्हाट वी हैव ओवर हियर कि अगर x1 लेस देन 20 है तो इधर आ जाओ और x1 ग्रेटर देन 20 है तो इधर आ जाओ।
एक इनमें से हम लिख देंगे ना। इसको अगर मैं ग्रेटर देन लिख दूं तो क्या होगा, यस के केस में इधर आ जाएंगे, नो के केस में इधर आ जाएंगे। तो हमने कोई एक ही एक्सप्रेशन लिखना है ना, तो हम सारे के सारे ट्री को स्टैंडर्ड करने के लिए हम लेस देन वाली बात लिख देते हैं। सो x1 लेस देन 20 में इधर आ जाओ और x1 ग्रेटर देन 20 में दूसरी साइड पे चले जाओ। अच्छा, व्हाट इज द सेकंड स्प्लिट देन? सर वो x2 की बेस पे होगा। वो x2 की बेस पे है और ये इस स्प्लिट को वो ऑलरेडी मान रहा है, ठीक है। यस सर। इस स्प्लिट में ये किस पोर्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा है? लेस देन वाले पे हो रहा है 20 या ग्रेटर देन 20 वाले पे हो रहा है? ग्रेटर देन 20 वाले। ग्रेटर देन 20 वाले पे यस होना चाहिए, यानी कि लेस देन वाले पे नहीं। ग्रेटर देन वाले पे किस जगह पे? 170 पे कर रहा है ये स्प्लिट, ठीक है। तो यस अब हमने ट्री में जाके कहना है कि जहाँ पे x1 ग्रेटर देन 20 था उस जगह को 170 से कम और 170 से ज़्यादा x2 की बेस पे स्प्लिट करो। तो x1 ग्रेटर देन 20 इस जगह पे था, ठीक है। यस सर। इस जगह पे x2 पे स्प्लिट करो 170 वैल्यू की बेस पे। 170 से कम वाला एक साइड पे, 170 से ज़्यादा वाला दूसरी साइड पे। इस चीज़ की समझ आई? यस सर। तो अभी तक हमने जो ट्री बना ली है वो अपने उन डाटा पॉइंट्स, ये जो ड्राइंग है उसको देख के ये और ये बॉक्सेस हमने पॉपुलेट कर लिए हैं, ठीक हो गया। यस सर। अब हम बाकी के बॉक्सेस को देखते हैं कि उनमें कैसे डाटा आ रहा है। अब स्प्लिट नंबर 3 आ गया। स्प्लिट नंबर 3 किस पोर्शन को स्प्लिट कर रहा है? x1 लेस देन 20 वाले को, इस पोर्शन को, है ना। यस सर। तो इस वाले पोर्शन को किस पे स्प्लिट कर रहा है? x2 की क्या वैल्यू है? 200 200 से लेस और 200 से ज़्यादा। तो ग्रेटर। x1 लेस देन 20 वाले को ये कर रहा है, तो x1 लेस देन 20 वाला ये है, इसको 200 वैल्यू की बेस पे कर रहा है। ये समझ आई? यस सर। तो 200 से कम वाले एक साइड पे आ जाएंगे और 200 से ज़्यादा वाले एक साइड। दूसरी साइड पे आ जाएंगे। तो अब ये देखा आपने कि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहली पार्टीशन को हमने रूट से बना ली है, फिर जो दूसरी पार्टीशन है वो इन दोनों में से किसी एक साइड पे मैप हो रही होगी, और तीसरी पार्टीशन फिर जो दूसरी साइड रहेगी उसको वो एड्रेस कर रही होगी। अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज निकल रही हो, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल भी निकल रही हो, तो फिर वो 3 हिस्सों वाली तीसरी पार्टीशन भी आ जाएगी कि अच्छा तीसरी वैल्यू के लिए क्या करना है, ठीक है। तो इस यस केस सर। में हमारी वैल्यूज ही 2 हैं, तो हम इस तरीके से चल रहे हैं। अच्छा खैर, उसके बाद वी हैव द फोर्थ स्प्लिट। फोर्थ स्प्लिट किस पे अप्लाई हो रहा है? x1 पे। फोर्थ स्प्लिट अप्लाई हो रहा है x1 पे। इस वाले पोर्शन पे। x1 पे हो रहा है लेकिन इतने पोर्शन पे हो रहा है, ठीक है। यस सर। तो ये पोर्शन कौन सा है? जिसमें x1 ग्रेटर देन 20 है और x2 लेस स्मॉलर देन देन 170 170। है, ठीक है। x1 ग्रेटर देन 20 एंड x2 लेसर लेस देन देन 170। 170। तो x1 ग्रेटर देन 20 एंड x2 लेस देन 170, यही बना। यस सर। तो यहाँ पे वो x1 लेस देन 40 जो है वो उसके ऊपर ये स्प्लिट कर रहा है कि लेस देन 40 में इधर आ जाओ और ग्रेटर देन 40 में इस जगह पे आ जाओ। सारी बात क्लियर होगी? यस सर। तो जितने हमने स्प्लिट्स किए थे, चारों स्प्लिट्स जो हैं वो इस ट्री में अब नज़र आने शुरू हो गए। इसका मतलब है यस 4 स्प्लिट्स हैं तो 4 में ये इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा होना चाहिए। यहाँ पे आके हमारा जो वो थी ना ये ट्री की पार्टीशनिंग, वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई है। इधर तक कोई सवाल किसी का है तो आप पूछ लीजिए। सर। क्लियर है सब कुछ। क्लियर है सब कुछ? यस सर। अच्छा, वेरी गुड, हो गया। अब अगली बात यह है कि इन बॉक्सेस में हमने क्या लिखना है, ये अगला सवाल आ जाता है। इन बॉक्सेस में हमने वैल्यूज़ लिखनी है और ये वो वैल्यूज़ होंगी
जब भी मैं x1 और x2 की कोई, अब इस सारा काम को करने के बाद ये होगा कि हम x1 की कोई भी वैल्यू दें, क्या आप वैल्यू देते हैं? 16 16। x2 की भी कोई वैल्यू दें, 100 100। ये किसके ऊपर कर रहा है? x1 पे। यस तो x1 की वैल्यू 16 हमें इस साइड पे ले जा रही है या इस साइड पे ले जा रही है? लेफ्ट साइड में इधर आ गए। यस आगे क्या हो रहा है? आगे किसकी बेस x2 पे? पे की बेस x, पे तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 100 वो हमें इस साइड पे ले जा रही है या इस साइड पे? लेफ्ट वाली साइड में अगेन लेफ्ट साइड पे। तो जो यहाँ लिखा होगा ना, दिस विल बी द आंसर टू दिस वैल्यू। और इनफैक्ट x1 की वैल्यू 20 से कम और x2 की वैल्यू 200 से कम जो भी वैल्यू देंगे, हम अगर 18 और 120 देते हैं तो भी हमारा आंसर एग्जैक्टली यही आएगा। जो भी वैल्यूज, पूरी रेंज ऑफ वैल्यूज, इसका मतलब है x1 की वैल्यू जब भी लेस देन 20 होगी एंड x2 की वैल्यू जब भी लेस देन 200 होगी। ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन के लिए, सारों के लिए जो मर्जी वैल्यू आ जाए, इनमें से आंसर यही निकलना है। अब सही ये है, फिर इतना आंसर, एक्यूरेट भाई नहीं लग रहा। हाँ, ये यही चीज़ इसमें आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये बात करने का पॉइंट ही ये था कि आपके ज़हन में यही सवाल है कि इतनी बदतमीजी और इतनी जनरलाइजेशन। तो यस, दिस इज इट, कि ये इतना ही जनरलाइज्ड है। अच्छा, अब ये इतना, इसके पीछे लॉजिक क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। वो लॉजिक भी समझते हैं और उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये वैल्यूज़ आएंगी क्या। ये सारी स्प्लिटिंग की समझ आ गई ना? अब यस हम सर वो वैल्यूज़ देखने लगे हैं जो कि इन यस नोज को जस्टिफाई करते हुए कैलकुलेट फिर कैसे करनी है। ये वो रीजन है जो कह रहा है कि x1 लेस देन 20 है और x2 लेस देन 200 है। ठीक है, ये वाला रीजन। यस सर ठीक है, इस रीजन की अगर हम एवरेज लें तो वो एवरेज जो है से वो यहाँ कहीं प्लॉट हो जाएगी। सही है। इन सब यस की जो एवरेज हम लेंगे ना, वो एवरेज एक्चुअली हम रिपोर्ट कर देंगे कहाँ पे? इस रीजन के अंदर। सही है, इसकी यस एवरेज। इसी तरह इन सब की एवरेज कैलकुलेट करेंगे जो कि इसके इर्द गिर्द कहीं होगी, है ना, इस दरमियान वाले के। यस सर उसको हम ये वैल्यू बना देंगे। और इसी तरह इस रीजन की एवरेज लेंगे, वो जो कुछ भी बन रही है वो हम इधर रख देंगे। इसकी एवरेज लेंगे वो यहाँ पे रख देंगे और इसकी एवरेज लेंगे और वो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो वो जो चीज़ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो प्रिडिक्शन वाली जो चीज़ है, इन सारों की वो जो वाई एट्रीब्यूट है, वाई एट्रीब्यूट की हम वैल्यूज़ लेंगे सबकी और उनकी एवरेज ले लेंगे। वाई एट्रीब्यूट की वैल्यू लेंगे और इस इन सब की और उसकी एवरेज ले लेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एवरेज लेने से असल में हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? हमने वो एक मेजर पढ़ा था ना कि आप एवरेज से डिस्टेंस ले लें। आर स्क्वायर्ड में याद है? आर स्क्वायर्ड को कैलकुलेट करते वक्त हमने ये देखा था कि आप हर एक डाटा एलिमेंट एक्स आई का एवरेज से डिफरेंस ले लें। तो एवरेज से डिफरेंस जो होता है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि अगर से सारे एलिमेंट्स जो है ना, अगर मैं कहता हूँ कि इस तरफ आप प्लॉट कर दें, इस तरफ प्लॉट करेंगे तो इनसे तो शायद वो अच्छा आ जाएगा लेकिन बाकियों से बहुत दूर आएगा, है ना? यस सर लेकिन अगर एवरेज लूँगा ना तो सबसे थोड़े डिस्टेंस पे होगा। तो जो मेरा एरर होगा ना, वो एवरेज के केस में कम ही होगा। किसी एक बायस्ड साइड पे प्लॉट करने की सूरत में मेरा जो एरर है वो इन दो तीन के लिए तो कम होगा, लेकिन इन बाकियों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा।
तो दरमियान में प्लॉट करने से एक बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि ओवरऑल एरर सारों के साथ मुनासिब मुनासिब सा एरर आएगा, लेकिन वो ओवरऑल कलेक्टिव एरर अगर मैं देखूंगा अपने पूरे सिस्टम का तो वो कम ही आएगा। ये बात समझ आई? यस सर। तो ये इंट्यूशन है इस बात की कि आप ऐसा करें कि इनकी एवरेज ले लें और वो वैल्यू यहाँ पे डाल दें। इधर भी इस बात का सारी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि से अगर मैं इस जगह पे हूँ, ये इस वाले रीजन में, मैं सिर्फ इस रीजन की बात करता हूँ, मैं इस रीजन में मैं अगर यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, ये मैं वैल्यू बना देता हूँ कि यार ये एवरेज बन रही है, तो ये इन सारों से तो बहुत ही करीब करीब है, इनसे थोड़ी थोड़ी दूर है और इनसे थोड़ी ज़्यादा दूर है ना। लेकिन यस अगर सर। मैं इस जगह पे प्लॉट करता हूँ, बाइस्ड हो जाता हूँ, तो फिर वो इन तीन से तो बड़ा नज़दीक है, बड़ा कम एरर आएगा। लेकिन इन सारों से जब ओवरऑल इम्पैक्ट निकालूंगा तो बहुत ही बड़ा बड़ा एरर आना शुरू होएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा एरर, यहाँ पे बहुत बड़ा एरर, यहाँ पे भी बहुत बड़ा एरर, यहाँ पे भी बहुत ही बड़ा एरर। समझ आ रही है? तो यस सर। एवरेज में रखने से ओवरऑल एरर जो है वो हमारा सम ऑफ रिड्यूस हो स्क्वायर्ड जाता है। ले लें या कुछ भी ले लें, वो कम ही होगा। ये इंट्यूशन है कि आप फिर सारों को उस एवरेज के हिसाब से प्लॉट कर दें। आपने फॉर एग्जांपल ये वैल्यू ली और ये वैल्यू ली, अब आपकी वैल्यूज़ भी जो इनपुट की आएंगी वो उनको भी अगर आप देखें तो अगर ये वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू आ रही है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है ना इनपुट में। वो जो पूरी एक बड़ी सी रेंज की अभी हम बात कर रहे थे, इस रेंज में क्या क्या आएगा भला कि x1 21 से लेके 40 तक है और x2 जो है वो 1 से लेके 0 से लेके 170 तक है। 170 तक। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, तो वो ये सारी वैल्यूज ये इस तरह की हो सकती हैं, है ना। यस तो सर। उनमें से बहुत सारी ऑलरेडी एवरेज के इर्द गिर्द ही होंगी, तो वो जिधर की भी जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम इधर ही प्लॉट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? यस सर। तो इससे हमारा जो ओवरऑल एरर आने के चांसेस हैं वो इसकी एवरेज लेके प्लॉट करने से वो कम से कम होने के चांसेस हैं। दैट इज़ वाई वी असाइन द सेम आंसर टू एवरीथिंग, ताकि हमारा एरर मिनिमाइज हो जाए। ठीक होगी बात? तो यस ये सर। तमाम के तमाम रीजन्स के लिए ये एग्जैक्टली सेम चीज़ अप्लाई हो जाती है, और वो करने से हमारे पास जो आंसर्स बनते हैं वो ये बनते हैं। तो ट्री जो है हमारा फाइनल ट्री इस तरह का बन जाता है कि इस रीजन की एवरेज, इस रीजन की एवरेज, इसकी, इसकी और इसकी, तो इनका सेम ही आंसर आएगा थ्रू आउट। ये थोड़ी सी चीज़ तंग करती है ध्यान में, लेकिन जो अभी मैंने पूरी डिस्कशन की है कि क्यों एवरेज लेते हैं, ताकि एरर कम से कम आए हमारा। ये सारों को बात समझ आ गई? यस सर। सर जिस तरह के ये रिजल्ट्स पर प्रेडिक्ट कर रहा है इसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में तो कम ही इस्तेमाल किया जाता होगा। हाँ, कम ही इस्तेमाल किया जाता होगा इसको, डिसीजन ट्री को। लेकिन अगर हमारे डाटा के बड़ी क्लोज बंडलिंग है ना, क्लोज बंडलिंग है हर जगह पे, तो फिर ये कोई इतना बुरा भी नहीं है। यस सर। समझ आ रही है यस सर। कि अगर ये वैल्यू भी दे रहा हूँ और ये वैल्यू भी दे रहा हूँ, तो वो अगर इसके इर्द गिर्द ये जिस तरह ये वाला बड़ा स्ट्रांगली बंडल्ड है, यस सर। ये वाला, तो इस केस में ये कोई बुरी प्रिडिक्शन नहीं है। हाँ, जहाँ पे बहुत स्कैटर्ड है ना, वहाँ पे हो सकता है कि कुछ अच्छा प्रिडिक्ट ना कर पाए। तो दूसरा ये है कि ये बाइस्ड है, ये बस एक ही एक ट्री बनाता है और उसकी बेस पे सारे फैसले कर छोड़ता है। ठीक है, यस सर। तो इसकी जो एक बड़ी रिजिडनेस इसके अंदर हमें नज़र आ रही है कि इसने एक फैसला कर लिया और ये उसी फैसले के ऊपर हर एक को कही जा रहा है कि बस अब तुम्हारे लिए भी यही फैसला है ना। यस सर। ये तंग कर रही है हमें बात ये वाली, जिसकी वजह से आपने ये सवाल भी किया और बिल्कुल सही सवाल किया। तो फिर हमने ये सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि ये इतना सारा हमारे पास डाटा है, इस डाटा को, सारे डाटा की बेस पे हम एक ट्री क्यों बनाएं। हम इस डाटा के अंदर से के एलिमेंट्स उठाते हैं, ठीक है, के यस सर। एलिमेंट्स, और उन के एलिमेंट्स की बेस पे एक ट्री बना देते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ वो रैंडमली उठा लेते हैं हम, ये ये और ये आ गए हमारे पास। इन सारों की बेस पे हम एक
बना लेते हैं ट्री। वो ट्री शायद कुछ फ़र्क बन जाए, उसके अंदर ये वाला स्प्लिट इधर हो जाए, ये वाला स्प्लिट इधर हो जाए, ये वाला स्प्लिट इधर हो जाए। ठीक है, जब ये स्प्लिट्स बनेंगे तो क्या होगा? फिर भी क्या यही ट्री बनेगा जो अभी हमने बनाया था? नहीं सर, फिर चेंज हो सकता है। फिर ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी ना, यस सर। और ये वैल्यूज चेंज होने के साथ साथ अब एवरेज मैंने इतने इतने हिस्से की लेनी है ना? यस सर। तो ये वाली वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। इवन पूरे ट्री का स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये इसी तरह इतने स्प्लिट्स बने, उसमें हो सकता है कि 3 स्प्लिट्स हेलो, यस सर। आ रही है आवाज़? मैं डिस्कनेक्ट हो सर। गया था, मेरा ख्याल स्क्रीन यस। शेयर बंद हो गई होगी। यस। अभी होगी शेयर? यस सर। तो अब उस सूरत में क्या होगा कि वो जो भी नए स्प्लिट्स हैं उसके मुताबिक नया ट्री और नई वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हम यही काम करते हैं, हम हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज इस तरह के बना लेते हैं। तो हम हर दफ़ा क्या करते हैं, रैंडमली डेटा पॉइंट्स डाल देते हैं। वी टेक के एलिमेंट्स, के एक्स वाई जेड कुछ भी कह दें उसे। फॉर एग्जांपल इस केस में ये 100 एलिमेंट्स प्लॉट हुए हैं, तो हम कोई से भी 40 एलिमेंट्स उठा लेते हैं और 40 एलिमेंट्स उठा के एक स्प्लिट करते हैं। ठीक है, इस पूरा स्प्लिटिंग का प्रोसेस करते हैं, ट्री बनाते हैं। फिर वी डू द सेम प्रोसेस अगेन एंड दिस टाइम वी आर ग्रैबिंग अनदर सेट ऑफ 40 एलिमेंट्स। एक और रैंडम सिलेक्शन करते हैं और 40 एलिमेंट्स उठा लेते हैं। फिर हम एक और रैंडम सिलेक्शन करते हैं और 40 एलिमेंट्स उठा लेते हैं। तो उसके हर दफ़ा नए 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 एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और सबसेट है, पूरा डाटा नहीं है। ठीक है, यस सर। तो उन सारों को जब हम लेके चलेंगे तो क्या होगा कि इतने सारे मैंने इस तरह के से 200 ट्रीज बना दिए हैं। 200 दफ़ा मैंने 40 डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हैं और उनके स्प्लिट्स करके और ट्री बनाए हैं। तो कितने ट्रीज बन जाएंगे? कितने ट्रीज बनेंगे? एक एक 40 के स्प्लिट से एक ट्री बन रहा है, यस समझ आई? सर। तो यस अगर सर। 200 दफ़ा मैंने 40 एलिमेंट्स लिए हैं और ट्री बनाए हैं तो कितने ट्री बनेंगे? बहुत ज़्यादा बन जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, 200 ही बनेंगे। हर एक दफ़ा के 40 के लिए एक ट्री बन गया, दूसरे 40 के लिए दूसरा ट्री बन गया, तीसरे 40 के लिए तीसरा ट्री बन गया, यस सर। 10वें के लिए 10वां बन गया। तो 200 करने के बाद टाइम्स ये एक्टिविटी करने के बाद कितने ट्रीज बनेंगे? 200। 200 ही बनेंगे। बहुत ज़्यादा तो वो होंगे लेकिन आप उसे 200 ही कहें। ये बात समझ आई? यस सर, समझ गए। ओके हो गया। यस अब सर। हर ट्री अपने हिसाब से x1 और x2 की वैल्यूज को हैंडल कर रहा होगा। किसी में आ रहा होगा कि जी x1 लेस देन 17 और ये 200 की बजाय आ गया जी 184। इधर वैल्यू आ गई 198.3, इधर वैल्यू आ गई 71.1। तो अब हमने क्या करना है, हमने हर जो x1 और x2 की वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी। यस सर। हमने प्रेडिक्ट किस बेस पे करना है कि हमारे पास x1 और x2 की इनपुट वैल्यू आएगी। यस। जिस तरह हमने इस पहले बनाए हुए ट्री से x1 और x2 की वैल्यू निकाली, तो उसने कहा इधर से इधर आ जाओ, इधर से इधर आ जाओ, 300.5 वैल्यू है। वो क्या क्या नंबर थे वो? एक नंबर था से 18 था 3 था। और दूसरा था 180। ठीक है, यस तो सर। 18 और 180 के लिए क्या हो रहा था कि ये लेस देन 20 था, पहले वाला जो अंदर लिखा हुआ है लेस देन 20 में इधर आ जाएगा और लेस देन 200 में इधर आ जाएगा, 300.5 वैल्यू आ जाएगी। आ गई? यस सर। ठीक है, जब वो कहेगा ग्रेटर देन, ये तो 17 है ना, तो ये 18 इस साइड पे आ जाएगा। दूसरे ट्री में जब मैं जाऊंगा, जो ये मैंने मस्टर्ड वाला लिखा हुआ है, तो इस केस में
ये राइट साइड पे जाएगा। अब ये 17 पे स्प्लिट हो रहा है, ये दूसरा ट्री आ अच्छा गया। दूसरे ट्री में ये राइट साइड पे जाएगा। फिर 180 है तो 180 के लिए भी राइट साइड पे जाएगा। और ये जो भी वैल्यू यहाँ पे उस ट्री में लिखी होगी, से वहाँ पे लिखी हुई है 974, तो वो 974 वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा। ठीक हो गया। सर। तो अब एक जगह पे ये वैल्यू प्रेडिक्ट हुई, दूसरी जगह पे कोई और वैल्यू प्रेडिक्ट हुई, तीसरा ट्री कुछ और प्रेडिक्ट करेगा, चौथा ट्री कुछ और प्रेडिक्ट करेगा। तो कितने ट्रीज है मेरे पास टोटल? 200। 200। हर ट्री कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करेगा। यस सर। क्या करूं फिर, किसकी मानूं? सर सबकी एवरेज ले लें। बस ये बात है, परफेक्ट हो गया, छा गए आप। तो इतने सारे ट्रीज बनाने के बाद मेरे पास प्रोविजन क्या आ जाती है कि मैं बहुत सारी वैल्यूज़ प्रेडिक्ट कर लेता हूँ और उन सारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ की मैं एवरेज ले लेता हूँ। तो इस तरह अगर कोई स्प्लिट अच्छा नहीं भी कर सका मैं किसी जगह पे, या किसी जगह पे कुछ बाइस्ड वो बिहेवियर आ गया था सिस्टम का, तो वो सारी चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। और हो क्या जाएगा कि मेरा ओवरऑल एवरेज रिप्रेजेंटेशन जो है वो उस बायस को किल कर देगी, और एक स्ट्रॉन्ग चांस है कि मेरे पास अच्छा ही रिजल्ट आएगा। क्लियर हो गया सबको? यस सर। ये है। तो असल बात ये है कि हमें डिसीजन ट्री अगर समझ आ जाता है तो रैंडम फॉरेस्ट उसी की मल्टीपल इन्वोकेशंस हैं विद द सबसेट ऑफ डाटा। तो रैंडम फॉरेस्ट क्या है असल में, कि डिसीजन ट्रीज ही बनाने हैं लेकिन सबसेट ऑफ डाटा के साथ। ये बात वाज़ेह हो गई। यस सर। तो तो सर असल ये में हम असल प्रेफर में डिसीजन ट्री समझना है। हर दफ़ा ये हम रैंडम फॉरेस्ट ही प्रेफर करेंगे, डिसीजन ट्री को फिर छोड़ दें? जनरली यही होता है कि रैंडम फॉरेस्ट हमारा डिसीजन ट्री से बेहतर रिजल्ट्स दे रहा होता है। ये सही बात आप कह रहे हैं, जनरली यही होता है। और अगर कोई बड़ा, बहरहाल अगेन जो डिसीजंस है ना वो बहुत हद तक इस डाटा के विजुलाइजेशन से हमें पता लग जाते हैं। तो डाटा की विजुलाइजेशन से हमें, जब बहुत बड़े बड़े स्प्लिट्स हैं तो उस केस में हमें ये पता लग जाना चाहिए, यानी कि डाटा अगर बड़ा कन्वर्ज्ड है, इसका मतलब है कि जो मर्जी वैल्यूज आ रही हैं ये इसके करीब करीब ही आ रहा है रिजल्ट, तो फिर डिसीजन ट्री भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि, मतलब थ्योरेटिकली हम ऐसी एग्जांपल्स बना सकते हैं थ्योरेटिकली जिसमें हम कहें कि नहीं यार डिसीजन ट्री बेहतर परफॉर्म कर रहा है, रैंडम फॉरेस्ट नहीं परफॉर्म कर रहा। जिसकी मिसाल यही मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर जो मर्जी इसमें वेरिएशन आ जाए, अगर ये स्प्लिट है, ये एक स्प्लिट था ना हमारा ये वाला, ये इस स्प्लिट के अंदर अगर सारी वैल्यूज इस तरह इधर 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 इधर, जो भी x1 x की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू जितनी मर्जी आ रही है, वो प्लॉटिंग अगर कहीं दरमियान में ही हुई जा रही है, इस रीजन के अराउंड ही प्लॉटिंग हो रही है, तो फिर क्या होगा कि वो एवरेज के बहुत करीब वो प्लॉटिंग हो रही है। तो वहाँ पे फिर डिसीजन ट्री जो है वो अगर अच्छा स्प्लिट करने में कामयाब हो जाता है, और हो भी जाएगा, तो उस सूरत में फिर डिसीजन ट्री ही बेहतर परफॉर्म कर जाएगा। फिर वो चांस है कि जब आप रैंडमली डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो स्प्लिट्स होने हैं वो शायद को बड़े अच्छे स्प्लिट्स ना हो पाए। जो आपने के सबसेट एलिमेंट्स उठाए हैं उसके अंदर वो मुख्तलिफ रीजन्स के डाटा एलिमेंट्स को उठा रहा है और कर रहा है, तो उसमें हो सकता है कि अच्छे स्प्लिट्स ना हो पाए। समझ आ रही है? यस यस सर। तो जनरल बिहेवियर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जनरल बिहेवियर यही होगा कि रैंडम फॉरेस्ट जो है उसके चांसेस ज़्यादा हैं, कहीं ज़्यादा हैं डिसीजन ट्री की निस्बत बेहतर परफॉर्म करने के। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि रैंडम फॉरेस्ट का, कि वो फिर टाइम बड़ा लेगा। इसमें हमने एक स्प्लिट किया और उसकी बेस पे एवरेजें लेके मामला ख़त्म कर दिया। डिसीजन ट्री में वो कहते हैं कि अच्छा बताएं कितने स्प्लिट्स, वो 500 ट्रीज कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आप ऐसा करें कि 500 ट्रीज बना लें। तो 500 टाइम्स इस एक्टिविटी को करने में ये टाइम टेकिंग है। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये एक दोनों का डिफरेंस है, लेकिन इन द एंड, और फिर उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद जब आप उसको अप्लाई भी कर रहे होंगे, जब उसने एग्जीक्यूट होना है, यानी कि स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। जब आप इस ट्री तक पहुंच गए, ये ट्री आपने बना लिया, तो डिसीजन ट्री में दिस इज जस्ट वन ट्री। जो भी आपकी x1 और x2 की वैल्यू आ रही है, आपने उसको इसमें जिगजैग करके गुजारना है और आपने किसी ना किसी एक लीफ नोड पे पहुंच जाना है। जिस लीफ नोड पे पहुंचे आप, वो आपकी वैल्यू है। ठीक हो गया? यस सर। रैंडम फॉरेस्ट में क्या होगा, अगर 500 ट्रीज बने हैं तो क्या होगा? सब ट्रीज में से सर गुजारना पड़ेगा। 500 ट्रीज में से उस x1 और x2 को गुजारना पड़ेगा। 500 टाइम्स आपको, जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे उतने ज़्यादा टाइम्स आपको ये काम करना पड़ेगा। और फिर जो वो उनको वैल्यू सेव करके और उनकी एवरेज लेनी पड़ेगी। तो वो एग्जीक्यूशन में रिलेटिवली स्लो होगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई मुझे ये कहे कि यार ये तेज़, मतलब मैं एक प्रिडिक्शन करना चाह रहा हूँ, तो वो 500 ट्रीज में से गुजारना भी आज के कंप्यूटर के लिए कितना स्लो हो जाएगा, है ना? अगर वो 500 ट्रीज से गुजार के मुझे बड़ी रिलेटिवली बहुत बेहतर प्रिडिक्शन दे देता है, तो मैं थोड़े से टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए डेफिनेटली तैयार हूँगा, बनिस्बत इसके कि मैं अपनी एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये फैसला करना है कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मैं कौन सा मटेरियल इस वक्त ख़रीदूँ, कितनी कितनी क्वांटिटी में। तो उसमें मैंने वो डाटा दिया है और उसमें मुझे पता लग रहा है कि यार ये इस तरह से करो। तो उस केस में मुझे थोड़ा सा 10 मिनट ठहर के पता लग जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। है बजाय इसके कि मैं कहूँ मुझे स्प्लिट ऑफ सेकंड में बताओ क्या करना है। तो स्प्लिट ऑफ सेकंड में मुझे गलत सलत प्रिडिक्शन आ जाए तो मैं उसके पीछे चल पड़ूँ, या मैं 5 मिनट वेट करके सही वाली प्रिडिक्शन पे चलूँ, सर वेट कर लें। है ना? तो इट मेक सेंस के हमें अगर एक्यूरेसी बेहतर मिल रही है तो वी शुड गो फॉर दैट। और आजकल के दौर में स्टोरेज और प्रोसेसिंग जो है वो डेफिनेटली एनीवे मैटर तो करती है, लेकिन उतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि हमारे पास सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं प्रोसेसिंग के लिए भी और स्टोरेज को मैनेज करने के लिए भी। काफ़ी बेहतर सूरत हाल हो गई है, रैम में भी, कैशिंग में भी और डिस्क पे भी। सारे डाउट्स क्लियर हो गए? यस सर। यस सर। अभी किसी का कोई सवाल मजीद? यही हमारे समझेंगे पूरी रिग्रेशन हमने रिवाइज कर ली है आज इसी डिस्कशन के दौरान। लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है, शुमाइम यस सर। ये स्क्रीनशॉट लो, अटेंडेंस लगाओ सारों की और ये मुझे भेज दो। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि सिर्फ 10 लोग बैठे हुए हैं। यस सर ले लिए। ये इसको ना एक्सेल में बना के मुझे भेज देना, ठीक। ठीक है? सर रोल नंबर्स भी लिख देना। एक और चीज़ सर, वो सलमान पूछ रहा था, उसने कोई टेक्स्ट किया था कोई मीटिंग शेड्यूल, अब वो कह रहा हाँ था। हाँ हाँ, वो मैं आप लोगों को करूँगा मैसेज। ठीक। वो इंशाल्लाह ये मिड से फारिग हो जाए फिर जूम पे ही कोई मीटिंग करते हैं, ओके। ठीक है? अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स अभी वो उस तरह से अलाउ नहीं कर रहे हैं आना। तो इस चीज़ को हम एनसेंबल कह देते हैं, एनसेंबल, कि हम बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स को या सेम मॉडल्स को बार बार चला के और फिर उनकी कलेक्टिव विजडम से एक फ़ैसला करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यस सर। इसको क्या कहते हैं? एनसेंबल। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि आप ऐसा करें कि हम सारी की सारी रिग्रेशंस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? यस सर। एक एक और तरीका क्या हो सकता है, सारी रिग्रेशंस अप्लाई कर लें, उनके जो आंसर्स आ रहे हैं उनकी क्या ले लें, एवरेज। तो इसको एनसेंबल अप्रोच कह देंगे, सही है? रैंडम फॉरेस्ट में तो वो सारे के सारे डिसीजन ट्रीज ही हैं ना, 500 के सर। 500, 200 के 200, जितने भी हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप एनसेंबल अप्रोच में ये कर दें कि मैंने एक डिसीजन ट्री लगा दिया है, एक रैंडम फॉरेस्ट लगा दिया है, एक मैंने लीनियर रिग्रेशन लगा दी है, एक पोलिनोमियल रिग्रेशन लगा दिया है, एक मैंने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगा दी है, और सारों के जो आंसर आ रहा है उसका एवरेज मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एनसेंबल लर्निंग। तो इसमें सेम अप्रोचेस भी हो सकती हैं और डिफरेंट अप्रोचेस भी हो सकती हैं। तो ये इसका पिक एट रैंडम के डेटा पॉइंट्स फॉर ट्रेनिंग,
हर एक के डाटा पॉइंट्स के लिए डिसीजन ट्री बनाएं और ये देख लें कि कितने आपने बनाने हैं ट्रीज, जितने बनाने हैं वो सारे के सारे इस तरह से बनाई जाएं स्टेप 1 2 को रिपीट करके, और जो भी नया डाटा पॉइंट आ रहा है उसको तमाम ट्रीज से गुजार के उसका आंसर लें। जो आंसर हर ट्री से आ रहा है वो सारे स्टोर करें, उन सारों की एवरेज ले लें, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है। यस सर। इसमें आप ये भी देखें कि ये कहता है कि 10 ट्रीज पे जब इसने किया तो 10 ट्रीज पे जो आंसर आ रहा था वो 167,000 आ रहा था। 1 ट्री पे क्या आ रहा था, सिर्फ एक ही ट्री डिसीजन ट्री पे 150,000 आ रहा था 6.5 पे। जब 10 ट्रीज किए तो 167,000 हो गया, और जब 100 ट्रीज किए तो 158 आ गया, और असल वैल्यू वो 160 के राउंड थी कुछ। असल वैल्यू क्या थी 160 है। तो आपने देखा कि जब आपने एक ही ट्री लिया था तो 150 के ऊपर वो वैल्यू स्टे कर रही थी, जब आपने 10 ट्रीज लिए तो 167 हो गया, थोड़ा सा एरर कम हो गया ना। यहाँ पे 10,000 का एरर है, यहाँ पे 7,000 का एरर है। और जब आपने 100 ट्रीज ले लिए तो फिर कितना एरर रह गया 1500 2000 का, है ना। यस सर। तो इस तरह से वो जो इंट्यूशन आप लोग बिल्ड कर रहे थे, आपने अपने कमेंट में भी कहा कि एक ट्री खतरनाक है, तो हमें रैंडम फॉरेस्ट अगर हम ऑप्ट कर लेते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि हम बेहतर डिसीजन पे पहुंच जाएंगे। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट एंड वी कैन सी इट फ्रॉम हियर। तो अगेन इसमें भी हमें फिर इस चीज़ को देखना होता है कि कितने ट्रीज हम बना लें। तो समटाइम्स हम ट्री को भी एज पैरामीटर रख रहे होते हैं, तो इस सारे के अंदर ये n अंडरस्कोर एस्टिमेटर्स जो का जो पैरामीटर है दैट इज़ व्हाट डिफाइंस के टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी इट। तो ये डिसीजन ट्री में ऑब्वियसली वो एक ही ट्री बनता है विद फुल डाटा, और ये इसके अंदर जो है वो एस्टिमेटर्स के अंदर 10 ट्रीज बन रहे हैं और इसके अंदर 100 ट्रीज बन रहे हैं। जी सर एक और क्वेश्चन था, वो जब भी हम रिग्रेशन जो इम्प्लीमेंट करते हैं कोड में, तो जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं रिग्रेशन का, तो उसमें एक पैरामीटर होता है रैंडम स्टेट जो नजर आ रहा है, उसकी कंफीना वो किस लिए होता है, इसमें कहते हैं रैंडम स्टेट हम क्यों करते हैं बारे में? ये इसका पूछ रहे हैं रैंडम स्टेट। यस सर। इसका मतलब होता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं वो सारे रैंडम उठाने हैं, वो जो के ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं वो रैंडमली उठाने हैं। ठीक है। तो आपको अगर किसी भी चीज़ में कोई इशू आ रहा हो ना, तो आपने कंट्रोल आई लिखना है यहाँ पे जाके, रैंडम फॉरेस्ट आगे ब्रैकेट डाल के उसके बाद कंट्रोल आई लिखेंगे तो इसके ये पैरामीटर्स के सारी, जिस तरह जावा वगैरह में हेल्प नहीं आ जाती, यस सर। उस तरह से सारी हेल्प आ जाएगी और हर पैरामीटर के बारे में लिखा हुआ आ जाएगा कि ये क्या है और क्या करता है, और इसकी फिर पॉसिबल वैल्यूज़ भी समटाइम्स वहाँ लिखी होती है। ना लिखी हो तो आप फिर गूगल पे सर्च करें कि भाई ये रैंडम स्टेट है और इसके क्या रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर क्लास है और इसके अंदर रैंडम स्टेट वेरिएबल क्या है, तो वो आपको फौरी तौर पे मिल जाएगा। तो घबराना इसमें आपने नहीं है। आपने ये छोटी छोटी चीज़ें अब तो इस स्टेज पे डरने वरने की ज़रूरत नहीं है। हम कौन सा पीएफ के स्टूडेंट हैं, अब आप लोग मेरे से बड़े गुरु हैं प्रोग्रामिंग के। ठीक है। तो ये जो भी इसमें और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे इस वक्त 2 पैरामीटर्स के साथ हम चल रहे हैं और इसको जस्ट इम्प्लीमेंटेड इट एंड सॉ के व्हाट इज हैपनिंग। ठीक हो गया जी। यस सर। और सर जी 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 वो सबमिशन आपने कहा था लास्ट क्लास में, लेकिन वो पहले आपने वो इंटीग्रेशन वाली भी कहा था सर, वो भी नहीं खुली थी, वो सर दोबारा खोल देंगे सर? मैंने मेल तो की थी आप लोगों के, खोली है सबमिशन, खोली नहीं थी सर नहीं खुली सर, मेल मुझे तो नहीं आई सर। सर मैंने चेक किया था लेकिन वो गुजर चुकी थी डेट, वो नहीं खुली थी सर। ये लॉजिस्टिक वाली की नहीं खुली, उससे पिछली वाली की खुली थी। यस सर। अच्छा, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की आपको सबमिशन चाहिए, चले वो मैं सर वो भी ओपन करवा देता हूँ, वो मैं ओपन सर, वो करवा देता हूँ। क्लास असाइनमेंट वाली भी सर, 4 असाइनमेंट 4 वाली। उसमें क्या था सर वो जो सर कोड आपने कहा था उसको चला के वो करना है। अच्छा चलो मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजना ना। जी सर।
ठीक है, तो मैं वो वाले ओपन करवा दूंगा और आप लोग उधर एलएमएस पे फिर सबमिट करा देना। सर फिर मैं आपको ठीक है, स्क्रीनशॉट दूं? जी जी आप भेज दें स्क्रीनशॉट। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, वो लेकिन उसका मैं एक दिन नहीं दूंगा और उसमें आपने कल तक वो जमा कराना है। ठीक है सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो सर ठीक है जी। नेक्स्ट फिर क्लास हो रही है, अब लीव करनी है। मिड टर्म में मुलाकात होगी और क्लास के अंदर अंदर ही आपने सॉल्व करके सबमिट करना होगा, ये ज़हन बना के आइएगा। कोडिंग भी होगी? बस वो मुख्तलिफ तरह के सवाल होंगे, कोडिंग भी हो सकती है और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी होगा, मिक्स्ड होगा। ओके सर। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।